बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू ऑल स्टूडेंट इन आवर ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने इन्वेंटरी वेरिएशन के टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था। लास्ट लेक्चर में आप उसमें देख सकते हैं। आज की क्लास में हमारे पास डेप्रिसिएशन का टॉपिक, एक बड़ा टॉपिक, रेगुलर टॉपिक जो आपके पेपर्स के अंदर आता है हमेशा, उस टॉपिक में हम बात करेंगे। डेप्रिसिएशन के टॉपिक में देखें, थोड़ा सा उसकी डिटेल हो सकता है कि फर्स्ट लेक्चर में आज के हमारे बहुत सारी चीज़ें जो उसकी थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ की ऐसी ज़रूरी चीज़ें जो बुनियादी बेसिक है उसको हम डिस्कस करें। उसके बाद फिर नेक्स्ट में हम कैलकुलेशन पर जाएँ। देखिए डेप्रिसिएशन के अंदर जिस तरह हमारे पास और आपके टॉपिक्स हैं, इन्वेंटरी वेल्यूएशन जो मर्चेंडाइज इन्वेंटरी से रिलेट करता है, एक आपका टॉपिक बैंक रिकन्सिलिएशन का है, वो आपके पास बैंक अकाउंट से रिलेट करता है। इसी तरह एक आपके पास अकाउंट रिसीवेबल का टॉपिक है जो आपके पास बैलेंस शीट के अंदर अकाउंट्स रिसीवेबल लिखा जाता है, उससे रिलेट कर रहा होता है। ठीक है, तो मैं सिर्फ चंद बातें डेप्रिसिएशन के बारे में पहले बताऊँ, उसकी डेफिनेशन भी आप पहले खुद ही फिर उसके बाद देख ली, खुद अपनी तरफ से सोचें डेफिनेशन को, उसके बाद फिर मैं एक प्रॉपर डेफिनेशन बता देता हूँ। ठीक है, पहले उसे हम आम अपनी लाइफ के अंदर जो रेगुलर लाइफ के अंदर उसे किस तरीके से समझा जाता है, या हम कर भी रहे होते हैं, हमें नाम नहीं पता कि हम ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो पहले उसे देख लेते हैं। देखिए नंबर फर्स्ट में पहली बात तो एक ये कि जिस तरीके से आपकी बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट के अंदर यहाँ करंट एसेट लिखे जाते हैं, यहाँ करंट लायबिलिटीज को लिखा जाता है। यहाँ हमारे पास आ जाते हैं नॉन करंट एसेट, या उसे कहते हैं फिक्स एसेट। दूसरी तरफ हम यहाँ लिखते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, और यहाँ ऑनर इक्विटी को लिखा जाता है। ये बैलेंस शीट का एक स्ट्रक्चर खाका है। इसमें यहाँ एक नाम आता है कैश का, तो याद रखें इस कैश की कैलकुलेशन के लिए कैश बुक बनाई जाती है। दूसरा नाम आता है बैंक अकाउंट का, बैंक अकाउंट के लिए बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाया जाता है। और इसी तरह इसके बाद नाम आता है अकाउंट रिसीवेबल का, उसके लिए पूरा अलग टॉपिक है, क्वेश्चन है, चैप्टर है। एक नाम आता है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री का, उसके लिए पूरा आपके पास इन्वेंट्री वेल्यूएशन का टॉपिक है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह हम इतना डिटेल में आपके ना बीकॉम के कोर्स में नहीं है, वरना जहाँ आपके पास अकाउंट्स पेएबल, नोट्स पेएबल वगैरह आता है, वहाँ की भी पूरी कैलकुलेशन के चैप्टर्स होते हैं 12। हमारे पास यहाँ फिर इसके बाद फिक्स एसेट में नाम आ जाते हैं यहाँ पर कि आपके पास फिक्स एसेट में अगर हम एक एग्जांपल के तौर पे नाम लिखें लैंड, उसके बाद फिर आप उस पर बनाते हैं शॉप, फिर उस पर बनाते हैं बिल्डिंग, एग्जांपल के तौर पे ऑफिस वगैरह बनाते हैं, फिर उसके बाद आप उसमें लेकर आते हैं इक्विपमेंट, फिर आप उसमें लेकर आते हैं मिसाल के तौर पे मशीनरी। ये सारे काम हम कर रहे होते हैं। ये तमाम के तमाम आपके पास कहलाते हैं फिक्स एसेट। ठीक है, अब ये जो फिक्स एसेट है आपके पास, ये फिक्स एसेट देखें, कैश अगर आपके पास, जैसे ये अलग टॉपिक है, ये अलग टॉपिक है, अलग टॉपिक है, चैप्टर है, बिल्कुल इसी तरह इनके लिए भी अलग आपके पास पूरा एक चैप्टर है, उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन चैप्टर। ठीक है, इससे जो रिलेट चैप्टर कर रहा होता है। अच्छा, एक बात याद रखें कि कैश अगर वक्त गुजरने के साथ ख़त्म होगा ना, इस्तेमाल होगा, तो आप उसे गिन के देख सकते हैं कि भाई मेरे पास साल के शुरू में 5 लाख रुपए थे, अब साल ख़त्म हो रहा है, तो आपने एग्जाम्पल के तौर पे अपना ड्रॉ खोला ऑफिस का, उसमें आपने पैसे गिने, आपने कहा भाई 1,80,000 रुपये पड़े हुए, इट्स मीन 3,20,000 रुपये खर्च हो गए। आप इजीली उसे कैलकुलेट बचे हुए को कर लेंगे, बैंक अकाउंट में बैंक रिकन्सिलिएशन बनाकर आप मालूम कर लेंगे कितने पैसे आपके बचे हुए। अकाउंट्स रिसीवेबल, जो आपके पैसे आपके कस्टमर के हाथ में होते हैं, आपने उन्हें उधार पे सामान दिया हुआ होता है, उसके बदले वो पैसा आप तक नहीं देता, तो उन्हें अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं। वो पैसे आपके अगर अब तक नहीं आए, साल के शुरू में आपने लोगों को उधार पे चीज़ें दी, सामान दिया, और उसके बाद सामान जब आपने दिया तो वो
6 लाख रुपए का सामान था, अब साल का ख़त्म हो रहा है, तो आपने कैलकुलेशन की कि आपके कितने पैसे अभी तक कस्टमर के हाथ में, एग्जांपल के तौर पे 1,50,000 आपके कस्टमर के हाथ में, तो आपको पता चल गया 150 है, तो इसका एंडिंग बैलेंस, इसका एंडिंग बैलेंस, इसका एंडिंग बैलेंस, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री का एंडिंग बैलेंस, पीछे क्वेश्चन में हम कर चुके हैं, इन सब का एंडिंग पता चल जाता है कि इतना बचा हुआ है। ठीक है, ये जो फिक्स एसेट है ये कितने बचे हुए हैं, मिसाल दे रहा हूँ, एक आपने बाइक परचेज की, ठीक है, अपना आपका छोटा सा बिजनेस है, उसके लिए आपने उसी के लिए बाइक परचेज की, उसी में इस्तेमाल होती है, आपके पर्सनल में होती नहीं है, वो आपकी अलग बाइक है घर की। अब ऑफिस की एक बाइक है, वो ऑफिस में यूज़ होती है, तो भाई आपने अगर उसको नई बाइक ली थी 48,000 रुपीज़ की, साल गुजरने के बाद अब वो कितने रुपए की बच गई? क्या उसको तोल के लिखोगे? क्या उसकी चीज़ों को पुर्जों को गिनोगे? क्या उसकी एक एक की जाके चीज़ों की पुर्जों की आप कीमत मालूम करेंगे मार्केट में? ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आप अच्छा मालूम क्यों करेंगे? इसका तमाम का एंडिंग बैलेंस क्यों मालूम करते हैं? ताकि बैलेंस शीट बने जाए। बैलेंस शीट जब बनेगी, सबका एंडिंग बैलेंस उसमें लिखा जाएगा, तो उसमें आप कहते हैं कि ये आपके पास उस वक्त आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। फाइनेंशियल पोजीशन के लिए कि इस वक्त हमारे पास साल ख़त्म होने के बाद, साल ख़त्म हो गया, आखिरी दिन कितना कितना क्या क्या बचा हुआ है, तो ये बैलेंस शीट में लिखना पड़ता है। इसके लिए सारी चीज़ें मालूम करनी है, तो आपने ये इसीलिए मालूम करते हैं कि फिक्स एसेट कितने बचेंगे। लेकिन मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ, आपको कौन बताएगा कि आपकी ज़मीन जो आपने ली थी साल के शुरू में, अब इस्तेमाल होने के बाद कितने रुपए की बच गई? ठीक है, शॉप कितने रुपए की बच गई, बिल्डिंग इक्विपमेंट मशीन कितने रुपए की बच गई, व्हीकल जो आपने सवारी ली हुई गाड़ी कोई, तो आपकी कितने रुपए की बच गई। अगर मिसाल के तौर पे आपने कोई एक बाइक ली हुई है, ठीक है, वो अलग से आपने नाम दिया हुआ, ये ट्रक वगैरह का नाम है एग्जाम्पल के तौर पे ट्रक, तो ये बाइक आपने जब ली थी 48,000 रुपीज़ की, अब कितने रुपए की बची हुई, तो ये आपने इसके लिए लिखना ज़रूरी होता है, मालूम करना, कि आपने मालूम करना ज़रूरी है ताकि आप उसमें लिख सकें कि आपके पास आखिर में इतने रुपए की चीज़ें बची हुई हैं। भाई क्यों लिखें, किसको बताना है? फाइनेंशियल पोजीशन आपने बतानी है, जो आपके इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, जो आपके, सादा सा नाम ले लूँ मैं इसे भी हटाकर, जो आपके स्टेक होल्डर हैं, जो मैंने स्टार्ट के लेक्चर में बताया था, उन लोगों को आपने बताना है। तो उन लोगों के बताने के लिए आपको ये सारी मालूमात अपने पास पहले इकट्ठी करनी पड़ेगी। तो ये आपके पास मिसाल के तौर पे बाइक के 48,000 की आपने परचेज की थी, इसकी ओरिजिनल कीमत, इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट कहते हैं। अगर ये साल ख़त्म हो गया तो मैंने इसमें से माइनस कर दिया कि ये इसे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कहते हैं कि कितनी इस्तेमाल हो गई है पूरे साल में। ये पूरे साल में मिसाल के तौर पे इस्तेमाल हो गई, अब मैंने इसे लिखा कि ये पूरे साल में इस्तेमाल हुई 18,000 रुपये की, और अब ये बच गई 30,000 की। ये 30,000 इसकी कहलाएगी बुक वैल्यू, और जितने की अब तक इस्तेमाल हो चुकी है वो कहलाएगा अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, और ये कहलाएगी इसकी ओरिजिनल कीमत, इसे कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट या परचेज प्राइस। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि देखिए हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर, डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन के अंदर आपके पास ये सारी चीज़ें, ये कुछ भी कैलकुलेट नहीं होती, ठीक है, इसका भी कोई काम नहीं है, इन तमाम का सिर्फ हम बात करते हैं फिक्स एसेट के ऊपर। तो सिर्फ हम बात करेंगे हमारे जो फिक्स एसेट है उन पे, ये तमाम आपके फिक्स एसेट है। फिक्स एसेट में एक एक पे बात की जाती है इस क्वेश्चन में, ठीक है। एक पहले से एक छोटी सी बात मेरी याद रखें, फिक्स एसेट के अंदर आपके पास जो फिक्स एसेट होते हैं उसमें आप उसे अलग दो कैटेगरी में कर दें। एक कहलाते हैं टेंजिबल, एक कहलाते हैं इनटेंजिबल। टेंजिबल वो जिसे आप टच कर सकते हैं, जिसे आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो आपके पास टेंजिबल है। ये सारे जितने लिखे हुए टेंजिबल हैं। और इनटेंजिबल कौन सा एसेट है? गुडविल है, पैटेंट है, वो आप सिर्फ डॉक्यूमेंट की शक्ल में होते हैं और आपके जहन में उसकी कैलकुलेशन होती है,
सिर्फ कैलकुलेशन लिखी हुई होती है, वो ऐसे नज़र नहीं आते, ठीक है। अच्छा, तो हम इंटेंजिबल की तो बात ही नहीं कर रहे, ठीक है। इंटेंजिबल की जब वैल्यू कम होती है ना, रिडक्शन इन वैल्यू ओवर टाइम is called amortization। इसकी जब वैल्यू कम होगी उसे कहते हैं amortization, ठीक है। गुडविल, पैटेंट ये amortize होते हैं, यानी इसकी वैल्यु कम होती है। टेंजिबल एसेट में आपके पास एक होते हैं नेचुरल, लैंड हो गई नेचुरल है, जमीन, कुआं हो गया कोई तेल का, वो नेचुरल है। दूसरी तरफ आपके पास होते हैं मैन मेड, ठीक है। इसके अलावा सारी चीजें मैन मेड है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, शॉप है, इक्विपमेंट है, व्हीकल है, बाइक है, मशीनरी है, ये सारे आपके पास मैन मेड है। हाँ, इन तमाम की जब वैल्यू रिड्यूस होती है, रिडक्शन होती है, रिडक्शन इन वैल्यू ओवर टाइम is called depreciation, ये depreciation कहलाता है। और दूसरी तरफ जो नेचुरल है, जब उसमें रिडक्शन हो, रिडक्शन इन वैल्यू ओवर टाइम is called depletion, डिप्लेशन, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन। हमारा कौन सा भी क्वेश्चन है, हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। ये क्या बताता है, रिडक्शन, कम होना वैल्यू में फिक्स एसेट की ओवर टाइम, गुजरते वक्त के साथ। यहाँ ये कहाँ कितनी वैल्यू कम हुई, यहाँ हमारे पास 18,000 रुपये एक साल में कम हुए। ये जो 18,000 रुपये एक साल में कम हुए, इसे कहते हैं कि ये इसका डेप्रिसिएशन है। तो ये आपके पास डेप्रिसिएशन का टॉपिक, हम इन दोनों चीज़ों को यहाँ से हटा के सिर्फ इस पे बात करेंगे। अब हम जब बात करेंगे, जब क्वेश्चन करेंगे, तो लाजमी तौर पे सबका तो एक साथ नहीं करेंगे, हम किसी एक चीज़ को लेंगे। तो हम उसी एक चीज़ को ले लें, ठीक है, कि हम सिर्फ एक चीज़ को लेके चलते हैं कि भाई डेप्रिसिएशन आप जो है वो सिर्फ अभी बाइक की बात करते हैं, जो उसमें स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारे पास फिक्स एसेट है। एक बात छोटी सी ध्यान में रखते हुए जाइएगा कि फिक्स एसेट कहते हैं किसे, करंट एसेट के मुकाबले में एक करंट एसेट होते हैं, जो भी मैंने इसे रिमूव कर लिया। करंट एसेट वो तमाम एसेट्स जो आपने अपने पास बिजनेस चलाने के लिए रखे हुए, बिजनेस चलाने के लिए जितनी चीज़ें आपने रखी हुई होती हैं ना, वो तमाम के तमाम चीज़ें आपकी एसेट्स कहलाती हैं। अगर वो आपने ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं जो एक साल के लिए आपने ली हैं, एक साल के अंदर वो ख़त्म हो जाएंगी, तो वो आपके पास करंट एसेट कहलाएंगे। और वैसी तमाम चीज़ें जो आपने एक साल से ज़्यादा अरसे के चलाने के लिए ली हुई हैं, कि एक साल से ज़्यादा अरसे तक वो काम आती रहेंगी, वो तमाम आपके पास फिक्स एसेट कहलाते हैं। तो आपके पास दो किस्म के एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स और फिक्स एसेट। 12 ये आपके पास फिक्स एसेट जो आपने लंबे अरसे के लिए लिए, साल से ज़्यादा के लिए, उनमें आप सिर्फ डेप्रिसिएशन अप्लाई करते हैं। करंट एसेट पे डेप्रिसिएशन अप्लाई नहीं होता। फिक्स एसेट में भी किन पे डेप्रिसिएशन अप्लाई होगा, जो मैन मेड है, ठीक है। तो उसमें हम बात कर लें मिसाल के तौर पे एक बाइक की, तो मैं बाकी तमाम को रिमूव करके सिर्फ एक चीज़ को हम हाईलाइट करते हैं। ये आपके पास आ गया, ठीक है। अच्छा, अब ये इसकी बाइक की कहलाती है कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट, ठीक है। ये आपके पास कहलाती है कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट के बाद ये आपका कहलाता है डेप्रिसिएशन, ठीक है। और दूसरी तरफ आए तो ये आपके पास जो उसके बाद माइनस करने के बाद बच जाता है उसे कहते हैं बुक वैल्यू, सही। ये आपके पास तीन किस्म की फिगर्स या टर्मिनोलॉजीज हैं।
इसे आप इस तरीके से हमेशा याद रखेंगे, हमेशा इसी तरीके से यूज़ करना है। पर हम आगे बढ़ते थोड़ा सा, डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन याद रखिएगा। डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन है हमारे पास रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, ठीक है, रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ओवर टाइम इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, ठीक है। अच्छा, डेप्रिसिएशन क्यों होता है? आपने एक फिक्स एसेट ली है जो इंसानों के हाथों की बनी हुई चीज़ ली है, वो क्यों आप उसकी वैल्यू साल भर में कम करेंगे, गिराएंगे? उसकी वजूहात सुन लें। नंबर 1, पहली वजह, जब कभी आप फिक्स एसेट लेते हैं, मिसाल के तौर पे आपने बाइक ली, ठीक है, बाइक की मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर वो इस्तेमाल ना भी हो, पूरे साल पड़ी रहे, तब भी क्या मार्केट में उसके उतने ही पैसे मिलेंगे जितने की आपने ली थी 1 साल के बाद? नहीं। उसकी वजह ये है कि उसकी वैल्यू पड़े अगर इस 1 किलोमीटर भी वो पूरी ना चले ना, फिर भी उसकी वैल्यू क्यों कम होगी? उसकी एक वजह ये कि मार्केट में नई टेक्नोलॉजीज़ आ जाती है, मार्केट में नए मॉडल्स आ जाते हैं, तो वो मॉडल ऑटोमेटिकली पुराना हो जाता है, ठीक है। तो एक बात तो हमारे पास, एक वजह तो ये डेप्रिसिएशन निकालने की। दूसरी वजह डेप्रिसिएशन निकालने की कि आबो हवा की वजह से जब आप अपने पास कोई फिक्स एसेट रखते हैं तो वो वेयर एंड टेयर, जो आबो हवा की वजह से वो लाजमी तौर पे कहीं ना कहीं जंग, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती रहती है, तो उसकी परी कंडीशन भी ख़राब होती है, तो उसकी वजह से भी वैल्यू कम होती है। नंबर 3, टूट फूट की वजह से, वेयर एंड टेयर, उसकी वजह से आपके पास लाजमी तौर पे अगर आपकी बाइक पड़ी भी रहे तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। फिर उसके बाद नंबर 4, अगर आप उसे इस्तेमाल कर लें, अगर इस्तेमाल कर लेते हैं तो फिर वो जब इस्तेमाल होगी तो लाजमी तौर पे उसकी घिसने की जो वैल्यू है कि उसकी वैल्यू कम हो रही है, उसके पुर्जे, उसके पार्ट्स घिस रहे हैं, उसकी वजह से उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो रही है, रिपेयरिंग का काम निकलता है, उसकी एज कम होती जा रही है, तो इस वजह से ये आपके पास डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट किया जाता है। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की वजह ये। अच्छा, इसके साथ ही ये सारी वजूहात तो मैंने आपको बता दी। अब थोड़ा सा हम लॉजिकली सोचते हैं कि भाई मैंने एक बाइक बड़ी मुश्किल से अपने बिज़नेस के लिए ख़रीदी, पैसे जमा कर करके। अब जब मैंने ख़रीद ली ना बाइक, ख़रीदने के बाद मेरे पास अब कोई गुंजाइश नहीं कि बाइक अगर टूटती है, इसका कोई प्रॉब्लम होता है, इसमें कोई बड़ी रिपेयरिंग का काम आता है तो मैं इस काबिल नहीं हूँ, मेरे पास अब पैसे मौजूद नहीं है, मैंने सारे पैसे इसके ख़रीदने पे लगा दिए। अगर ये चोरी हो जाती है, मेरे पास दूसरे लेने के लिए भी पैसे नहीं है, दूसरी बाइक अरेंज करने के लिए, ठीक है। अब ये बाइक जब चलेगी तो इस बाइक से मैं क्या करूँगा? कमाऊँगा, ठीक है। जब मैं इस बाइक से कमाऊँगा, इसको कमाने में इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इसके कमाने में इस्तेमाल होने के बाद मुझे ये बताएं कि जो चीज़ भी कमाने में इस्तेमाल होती है वो कुछ ना कुछ तो हमसे रिक्वायर्ड भी करती है अपना हिस्सा, कि मैंने तुम्हारे कमाने में मदद की है, मुझे कुछ हिस्सा दो। तो ये बेज़ुबान है, ये हिस्सा अपना रिपेयरिंग और इसकी लाइफ बढ़ाने के लिए जो ख़र्चा होता है, ये उसके लिए वो पैसे खुद जैसे समझे ज़ुबान हाल मांग लेती है, ठीक है, कि ये मेरी हालत तुमने की है कमाने के पीछे, अब इस पर पैसा लगाओ मुझ, ठीक है, एक बात। अच्छा, इसके साथ ही आप जब कभी, मिसाल दे रहा हूँ कि अगर मैंने बड़ी मुश्किल से बाइक ख़रीदी अपने कारोबार के लिए, अब वो बाइक दोबारा से मैं ख़रीदने के काबिल नहीं हूँ, तो जब पूरा साल कंप्लीट होता है तो मैं इसमें से जितना मैंने कमाया है ना, थोड़े पैसे अलग करके इसलिए रखता हूँ ताकि इन पैसों पे अगर कभी एक साल में मैंने 18,000 रुपये अलग किए, ठीक है, अगले साल में मैंने फिर 18,000 अलग किए, अगले साल में मैंने फिर 18,000 रुपये अलग किए, 18,000 रुपये जब मैं अलग करूँगा तो मेरे पास ये 18,000 54,000 जब बनेंगे, तो आप देखिए 54,000 रुपीज़ की अगर 3 साल बाद ये बाइक अचानक ख़राब होती है, कोई चोरी हो जाती है, कहीं भी चली जाती है, मेरे पास इतना पैसा अब आ चुका कि मैं नई बाइक परचेज़ कर सकूँ विदाउट इंटरप्शन इन बिज़नेस एक्टिविटीज़। मेरे बिज़नेस में सेटअप में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसकी एक वजह हमारे पास ये होती है कि आप डेप्रिसिएशन इसलिए निकालते हैं कि कल को अगर बिज़नेस में कोई प्रॉब्लम होगी। मैं तो एक बाइक की एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आप बड़े बड़े प्लांट की मशीनरी की एग्जांपल लें तो जितना महंगा एसिड होता है ना, बड़ा एसिड होता है, वो जितना ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है, जितना ज़्यादा आपको प्रोडक्शन दे रहा होता है, फ़ायदा दे रहा होता है कमा के, आप उसका डेप्रिसिएशन उतना ही ज़्यादा निकालते हैं उसकी कॉस्ट रिकवर करने के लिए, ताकि अगर ये अचानक बैठ भी जाता है प्लान तो आप उसमें पैसा दोबारा से लगाने के काबिल हों, आपके पास पैसा मौजूद हो, ठीक है। तो इसलिए डेप्रिसिएशन निकाला जाता है।
मैं इसको जब इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट अभी सेट करूँगा तो उसमें मैं आपको बता भी देता हूँ कि इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में जब इनकम स्टेटमेंट में लिखते हैं तो उसमें ये किसका क्लेम होता है। अच्छा, एक और बात, डेप्रिसिएशन आपके पास जो डेप्रिसिएशन का हम पैसे जो डेप्रिसिएशन के लिखते हैं इसे कहते हैं ये आपके पास पैसे किसी और के पास नहीं जा रहे, ये पैसे आपके अपने पास ही रहते हैं, इसे कहते हैं नॉन कैश एक्सपेंस। वो इनकम स्टेटमेंट की एक स्ट्रक्चर बनाकर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। उसके साथ ही बैलेंस शीट का भी स्ट्रक्चर बनाकर कि कौन सी चीज़ कौन सी अमाउंट इसमें कहाँ जाती है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं इसके मेथड्स और कैलकुलेशन की तरफ। लेकिन पहले मेथड्स की एक बात मैं बताता हुआ जाऊँ। देखें, फर्स्ट ये आपके पास कहलाती है कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट। इसकी एक अलग पूरी कैलकुलेशन है, कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट की इसी क्वेश्चन का वो पार्ट है। तो सबसे पहले हमें ये अलग मालूम करना है, फिर आखिर में जो आंसर आएगा इस कैलकुलेशन के वो आंसर यहाँ पे लिखा जाता है। तो एक कैलकुलेशन तो ये हो गई, ठीक है। इस कैलकुलेशन के साथ एक कैलकुलेशन होती है, आप ऐसे समझे कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये स्टेप नंबर 1 है हमारा, ठीक है। कैलकुलेशन होती है, इसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है, वो यहाँ आ जाता है। इसके साथ ही हम बनाते हैं इसकी जर्नल, हम इसकी बनाते हैं एंट्रीज बनाते हैं, और जब एंट्रीज बन जाएंगी तो हम इसके बाद इसका फिक्स एसेट का टी अकाउंट भी बना देंगे। तो ये चंद काम तो आपके पास ये होगा जो फर्स्ट स्टेप में हम करेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे कि बुक वैल्यू बाद में आएगी, पहले क्या चाहिए, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है। इस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन के मालूम करने के लिए ऐसे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फिलहाल नाम दे दो, लेकिन याद रखो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन दोनों अलग अलग चीज़ हैं। इसकी मिसाल मैं तुम्हें दूँ, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं। आप एम्स के स्टूडेंट है, आप आए और आपने सबसे पहले यहाँ पे आके एक रजिस्ट्रेशन की फ़ीस दी, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे जब रजिस्ट्रेशन या चले फॉर्म की फ़ीस दी, रजिस्ट्रेशन की फ़ीस दी, 2 हो गई। उसके बाद आपने सेमेस्टर की फ़ीस दी, फिर आपने एग्जामिनेशन की फ़ीस दी, 4 हो गई, ठीक है। अगले सेमेस्टर में आए तो फिर आपने अगले सेमेस्टर की जो है वो ये पूरे एक सेमेस्टर का पैसा हो गया, ठीक है। मिसाल के तौर पर 70,000 रुपीज़। अगले सेमेस्टर में जाओगे तो उसके अलग पैसे खर्च होंगे। ये आपके अलग अलग सेमेस्टर वाइज जो खर्चा आ रहा है ना, 70,000, 50,000, 55,000, ये पूरा खर्चा अलग अलग अगर देखोगे ना तो अलग अलग सेमेस्टर का है, इसे कहेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ठीक है। नाम नहीं लेते, लेकिन मैं तुम्हें अगर इन खर्चों को अगर आप बाइक की बात करोगे तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का यहाँ मीनिंग होता है एक अलग अलग साल में जितने आपने डेप्रिसिएशन निकाला है ना, मशीन की जितनी वैल्यू कम हुई है अलग अलग साल में, उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2015 का अलग होगा, 16 का अलग होगा, 17 का अलग होगा, 18 का अलग होगा, 19 का अलग होगा, अलग अलग होंगे सबके। और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं, अगर आप अपनी एक सेमेस्टर की फ़ीस और दूसरे सेमेस्टर की फ़ीस मिला दो ना, आपको टोटल पूरे साल में कितना खर्चा हुआ, ठीक है, टोटल फ़ीस मेरी कितनी खर्च हुई 2 सेमेस्टर में, तो वो कहलाएगा 2 फीसें अगर दोनों की मिला दी, अलग अलग है तो सेमेस्टर की फ़ीस, मिला दी तो एक्यूमुलेटेड फ़ीस, एक्यूमुलेटेड एक्सपेंस। 3 की मिलाओगे तो 3 का एक्यूमुलेटेड, 4 मिलाओगे तो 4 सेमेस्टर का एक्यूमुलेटेड। इसी तरह एक्सपेंस की जब डेप्रिसिएशन की बात करोगे ना तो 2015 का डेप्रिसिएशन है ना, तो 2015 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, EXPENSE एक्सपेंस कहलाएगा। 2016 का अगर गिनोगे तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कहलाएगा, मिलाओगे दोनों को एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो जाएगा। एक्यूमुलेटेड का मतलब टोटल। 3 का मिलाओगे तो भी वो एक्यूमुलेटेड कहलाएगा, 4 का मिलाओगे तो भी वो एक्यूमुलेटेड कहलाएगा। इसका मतलब हो गया कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहते हैं जब आप एक से ज़्यादा डेप्रिसिएशन को मिलाओ, एक साल से ज़्यादा का डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो अगर आपने पहला काम स्टेप है हमारा कैलकुलेशन करना कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट की, ठीक है। दूसरा काम हमारा इसमें होगा स्टेप नंबर 2 में
कि आप कैलकुलेट करें कि यहाँ 18,000 ही आएगा, क्या बाइक एक साल के अंदर 18,000 की इस्तेमाल हुई, किसने कहा है? 16 भी लिख सकते थे आप, 16,000 रुपये, आप इसे 10,000 भी लिख सकते थे, आप इसे 18 के बजाय 28,000 भी लिख सकते थे, ठीक है। अच्छा एक छोटी सी मैं आपको मिसाल दूँ, जो जनरल अपनी लाइफ के अंदर अगर ये सोचते हैं ना कि भाई अगर मैंने एक बाइक ली, एक मेरे दोस्त ने बाइक ली, तो अगर मैंने एक बाइक को, ठीक है चलो एयर कंडीशन की बात करते हैं, वो भी फिक्स एसेट है, इक्विपमेंट है, अगर मैंने एक एयर कंडीशन लगवाया, एक दोस्त ने लगवाया, मैंने उस एयर कंडीशन को दिन रात चलाया, तो लाजमी तौर पे उसकी वैल्यू जल्दी कम होगी ना 1 साल के बाद। वो अगर मैंने ख़रीदा था 50,000 रुपये का, तो अब उसकी वैल्यू 1 साल के बाद रह गई 20,000 रुपये। मैंने उसको पूरे दिन रात चलाया तकरीबन, ऐसे समझे ज़्यादा था। दूसरा दोस्त है, उसने बहुत एहतियात से चलाया, उसके बाद उसकी वैल्यू क्या रह गई, उसकी वैल्यू 20,000 नहीं, उसकी वैल्यू उससे ज़्यादा 35,000 रह गई होगी, ठीक है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो जितना इस्तेमाल होता है ना उतनी उसकी वैल्यू गिरती है। तो असल में बाइक 18,000 रुपये की इस्तेमाल हुई होगी, जिसने ज़्यादा बाइक को इस्तेमाल किया होगा वो उसका डेप्रिसिएशन यहाँ पे और ज़्यादा लिखिएगा, 28,000 वो लिखिएगा जिसने मुझसे ज़्यादा इस्तेमाल की होगी बाइक को, कि उसकी हालत और ख़स्ता होगी, तो पैसे ज़्यादा निकालो भाई, ये तो जल्दी उसकी उम्र ख़त्म हो जाएगी, पैसे दोबारा चाहिए होंगे। तो इस तरीके से हमारे पास डेप्रिसिएशन के अंदर आप देखते हैं कि उसका यूज़ कितना हुआ, ठीक है। तो हमारे पास डेप्रिसिएशन के लिए डेप्रिसिएशन 18 लिखें, 28 लिखें, 8 लिखें, 2 लिखें, कितना लिखा जाए, उसके लिए हमारे पास डेप्रिसिएशन के अकाउंटिंग वालों ने डेप्रिसिएशन के हमारे पास 5 मेथड्स दिए। हम उन 5 मेथड को देखेंगे, उन मेथड के फार्मूलाज को देखेंगे और उन फार्मूलाज के मुताबिक हम उसमें फार्मूला लगाकर देखेंगे कि कितना डेप्रिसिएशन कैसे किसमें कैलकुलेट होता है। जब आप इसमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे ना 5 मेथड्स में, तो इसके साथ क्या क्या, जैसे स्टेप 1 में ये 3 काम होते हैं, ठीक है। तो इसमें कितने काम आएंगे, पहले तो आप मेथड्स में 5 मेथड से 5 मेथड का अलग अलग एक एक करके टेबल बनेगा, ठीक है, 5 टेबल्स, एक काम। फिर उसके बाद दूसरा काम क्या होगा, इसके साथ ही दूसरा काम होगा कि आप एडजस्टिंग एंट्रीज बनाए। उसके बाद तीसरा काम क्या होगा कि आप पार्शियल बैलेंस शीट बनाए। फिर उसके बाद काम क्या होगा, पार्शियल बैलेंस शीट के बाद आप टी अकाउंट्स बनाए। ये लास्ट काम है हमारे पास, ठीक है। इस तरह हमारे पास ये सारे काम है। नेक्स्ट पर आए, इन 5 मेथड, ये सारा काम स्टेप नंबर 2 में हो गया। स्टेप नंबर 3 में कुछ भी नहीं है, ये हमारे पास सिर्फ डायरेक्टली दोनों को माइनस करने के बाद आ जाएगा। तो ये हमारे पास पूरे क्वेश्चन के अंदर इस तरीके से 2 स्टेप्स, ठीक है। अब मैं आपके पास ज़्यादा देखिए, मैंने आपको स्टेप्स बता दिए, मेथड 5 कौन से होते हैं, ठीक है, वो देख लेते हैं, 5 नाम उनके फार्मूलाज को देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट है वो उसकी जस्टिफिकेशन बता दूं, ठीक है, और इनकम स्टेटमेंट में बैलेंस शीट में कहाँ रिकॉर्ड होती है हम उसकी बात कर लेते हैं। देखिए अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक बाइक परचेज की, ठीक है, उसकी कॉस्ट है आपके पास 48,000 रुपीज़, ठीक है। अब ये जो 48,000 रुपीज़ है ना, आपको पता है कि बैलेंस शीट यूँ बनती है, बैलेंस शीट से पहले चले इनकम स्टेटमेंट बनती है। मैं पहले इनकम स्टेटमेंट का यहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ा सा खींच रहा हूँ कि सबसे पहले लिखा जाता है सेल्स, पैसे आए कहाँ से, फिर उसके बाद सारे ये प्लस है, उसके बाद सारे माइनस 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 लिखे जाएंगे, पैसे गए कहाँ पर। पैसे सबसे पहले आपके यहाँ जाते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, ठीक है। फिर आपके पास जाते हैं जो आपके पास एडमिन के एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, जर्नल एक्सपेंसेस होते हैं,
उन तमाम के अंदर जाते हैं और उनके बाद आपके पास इंटरेस्ट में, ठीक है, यहाँ पे जनरल एडमिन के साथ ही मैं एक एक्सपेंस अलग से लिखना हूँ, उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ठीक है, मिसाल के तौर पे 2015 की फिगर्स इनकम स्टेटमेंट की डेप्रिसिएशन के बाद आप जब सारे माइनस कर लेंगे तो फिर आपके बाद एक आपके पास माइनस होता है इंटरेस्ट का एक्सपेंस, फिर एक आपके पास माइनस होता है टैक्स का एक्सपेंस और उसके बाद आपके पास आ जाती है नेट इनकम। ठीक है जी, ये हमारे पास एक इनकम स्टेटमेंट का छोटा सा मैंने खाका बता दिया। फिर एक हमारे पास बनती है बैलेंस शीट, उसमें यहाँ होते हैं करंट एसेट्स, यहाँ होते हैं फिक्स एसेट्स, यहाँ करंट लायबिलिटीज वगैरह। ये जो आपके पास बाइक की कॉस्ट है ये 48,000 रुपीज़, इसकी कॉस्ट यहाँ लिखी जाएगी फिक्स एसेट में। ठीक है, 48,000 रुपीज़। देखिए ये आपने बाइक की कॉस्ट लिखी है, ठीक है, आई कैसे कोई गलत बात है। अब उसके बाद जब इसे 2015 के जनवरी में आपने परचेज किया, ठीक है, ये परचेज की डेट है। साल कब खत्म होगा, साल इसका कंप्लीट हो रहा है, इसके एग्जाम्पल के तौर पे चले इसको टाइमलाइन बनाते हैं। इसका साल खत्म हो रहा है दिसंबर 31, 2015, यहाँ साल खत्म हो रहा है इसका। ठीक है, जब साल खत्म होगा आपको होंगे यार 48 की रीति कितनी इस्तेमाल हुई, आपने यहाँ पे यहाँ तक आने के लिए 5 मेथड्स हैं डेप्रिसिएशन के, कोई भी एक मेथड आपने अप्लाई किया। ठीक है, 5 मेथड आपने 5 मेथड में से कोई भी एक मेथड अप्लाई किया। वो 5 मेथड कौन से हैं? एक मेथड कहलाता है नंबर फर्स्ट स्ट्रेट लाइन, एक मेथड कहलाता है डिमिनिशिंग बैलेंस, एक मेथड कहलाता है आर्स, एक यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। आर्स मेथड के अंदर आप इसे कह सकते हैं कि ये हमारे पास आर्स मेथड जो है वो यूज्ड आर्स यूज्ड मेथड। ठीक है, ये कितने आर्स आपने यूज किए इस मशीन को। एक लास्ट मेथड कहलाता है सम ऑफ ईयर्स डिजिट्स मेथड। ठीक है, इन 5 में से कोई एक मेथड आपने इस्तेमाल किया और आपने ये कहा कि भाई बाइक पूरे साल में जो उसकी वैल्यू कब हुई ना 18,000। ठीक है, इसे कहते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अच्छा, अब आखिर में फिर कितनी बच गई वैल्यू, आखिर में इसकी वैल्यू बच गई 30,000 रुपए। इसे कहते हैं बुक वैल्यू। ठीक है, अच्छा 3 फिगर आ गई 48, 18, 30। अब जब आप इसे 48 लिखेंगे ना तो ये कॉस्ट यहाँ आती है, यहाँ नहीं जाती। ठीक है, आप 18 लिखेंगे, 18,000 रुपये साल इस्तेमाल हुए। आप इस 18,000 रुपये को यहाँ भी लिखेंगे कि इस साल 18,000 रुपये इस्तेमाल हो गए। ठीक है, इस 18,000 रुपये को आप यहाँ से भी माइनस करेंगे, आप लिखेंगे इसे, यहाँ नाम दिया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, यहाँ नाम दिया अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, 18,000 रुपये लिखा, माइनस किया, अमाउंट लास्ट में बच गई 30,000। ठीक है, तो आपने क्या किया, 48 को यहाँ लिखा बैलेंस शीट में, 18,000 रुपये थे उनको दोनों जगह पे लिखा। यहाँ हालांकि नाम दिया हुआ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का, तो मैंने यहाँ से लिखना चाहिए था
मैंने इसको अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन में क्यों लिखा, क्यों? उसकी वजह ये कि अभी तक ये टोटल इतनी इस्तेमाल हुई, उसको हुआ ही साल है, उसके बाद जो वैल्यू बच गई बुक वैल्यू उसको यहाँ लिखा, ठीक है। ये बैलेंस शीट कहलाती है पार्शियल बैलेंस शीट। अच्छा, अब आप थोड़ा सा इसे देखिएगा कि मैंने इसे इस तरीके से, ये हमारी रिक्वायरमेंट का भी पार्ट होता है, जैसे ही इसे एक साल और खत्म होगा तो दिसंबर 31 2016 पे जब हम पहुंचेंगे, इसकी उम्र 2 साल हो जाएगी। अब जब आप देखेंगे तो इस साल कितनी इस्तेमाल हुई, मिसाल के तौर पे इस साल वो इस्तेमाल हुई 10,000 रुपये की, तो मैंने इसकी 10,000 रुपये वैल्यू और कर दी। अब इसकी बुक वैल्यू कितनी बच गई, पहले 30 बची हुई थी, अब 10,000 और कम की, अब इसकी वैल्यू बच गई 20,000 रुपये। अब इसकी बुक वैल्यू हमारे पास ये है। अब की मरतबा जब बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट बनेगी तो क्या लिखेंगे, अब आप लिखेंगे भाई ये होता है फॉर द ईयर, ठीक है, सिर्फ उस साल की। अब जब 2016 की बनेगी तो पहले इस ईयर को चेंज करो, फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इस साल में कितनी वैल्यू गिरी, वो 10,000 गिरी, उसे किया लिखा, ठीक है, सिर्फ उस साल में, पिछले का कोई काम नहीं है यहाँ पे। अब जब यहाँ लिखेंगे तो यहाँ एक अलाउंस आएगा, यहाँ पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस था तो ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, और यहाँ आ जाएगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, यहाँ है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, ये ऐसे कहते हैं एक्यूमुलेटेड, इसका एक और नाम, ठीक है, क्योंकि बार बार वो नाम भी आप यूज करेंगे। अच्छा, तो यहाँ 18 नहीं आएगा, यहाँ टोटल आएगा, टोटल स्टार्ट से लेके अब तक कितनी इस्तेमाल हो चुकी है, वो है 18,000 नहीं है, बल्कि वो है आपके पास 18 और 10 28,000 रुपये। 28 के बाद जब माइनस कर लेंगे तो आप कितनी वैल्यू बच जाएगी, 20,000 रुपये। ये आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में फ़र्क होता है, ठीक है, ये हमारे पास फ़र्क आ गया। अच्छा, एक और बात, ये आपके पास जब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये आपने दोनों में फ़र्क देख लिया, मेथड के मैंने नाम बता दिए और टर्मिनोलॉजीज़ बता दी आपको, कुछ के टर्मिनोलॉजीज़ यही होती है, मेथड की डिटेल अभी बाकी है, वो हम इससे डिस्कस करते हैं। एक बात और आप देख लें कि हमारे पास ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस, थोड़ी सी मैं लॉजिक बता दूं कि इनकम स्टेटमेंट में इसको कैसे लिखा जा रहा है। देखें, अच्छा, चूँकि अभी मैं वैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ बता रहा हूँ कि एक्सपेंस इसमें है ना, ये सारे एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंस सैलरीज एक्सपेंस भी आता है, यहाँ रेंट एक्सपेंस आता है, सारे एक्सपेंसेस आते हैं, डेप्रिसिएशन भी एक्सपेंस है। एक्सपेंस जब बढ़ता है तो कहाँ रिकॉर्ड होता है, एक्सपेंस जब भी बढ़ता है तो डेबिट वाली साइड पे रिकॉर्ड होता है, ठीक है, 10,000 रुपये एक्सपेंस आया तो उसका मतलब ये डेबिट में आया होगा जब ये यहाँ पर आया। अच्छा, यहाँ जब हमने 10,000 लिखे थे तो उसका मतलब अलाउंस है ये, और ये क्या है, फिक्स एसेट, फिक्स एसेट है भाई, तो ये एसेट जो है वो कहाँ किस साइड पे बढ़ते हैं, एसेट प्लस कहाँ पर होते हैं, डेबिट वाली साइड पर। ये एसेट को कम कर रहा है, एसेट में माइनस हो रहा है, तो ये कहाँ रिकॉर्ड हुआ होगा, अगर ये भी ये डेबिट में आ रहा है, ये भी डेबिट में आता तो प्लस होता ना, ये माइनस हो रहा है, इसका मतलब ये कहाँ आया होगा, ये वाला अकाउंट आया होगा एंट्री के अंदर क्रेडिट साइड पे, ये क्रेडिट में बढ़ता है, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि जब कभी आप एंट्री बनाएंगे ना तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डेबिट में लिखेंगे, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को क्रेडिट में लिखेंगे उसी अमाउंट से, उस साल की, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि अगर हम इसकी एंट्री चले, इसे मैं रहने देता हूँ, अगर हम इसकी एंट्री बनाने जाए पहले साल की 18,000 रुपये की, तो एंट्री यूँ बनेगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, और पैसे कितने आ जाएंगे, 18,000, और यहाँ भी 18,000, ये एक एंट्री होगी। जब दूसरे साल आप एंट्री बनाएंगे तो अगेन आप लिखेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, अब आप लिखेंगे 10,000 दोनों में। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए एंट्री ऐसे बनती है, ये डेबिट वाला डेबिट के साथ, डेबिट की फैमिली के साथ आके मिल जाता है, क्योंकि एक्सपेंस डेबिट में बढ़ते हैं तो अपनी फैमिली या सेम नेचर के साथ आ गया। दूसरी तरफ ये चूँकि यहाँ सारे डेबिट वाले अकाउंट होते हैं और ये क्रेडिट वाला है ना, ठीक है, क्रेडिट में आया एंट्री में,
तो भाई ये सारे डेबिट वाले हैं, तुम अगर यहाँ डेबिट में आके बैठ रहे हो तो तुम प्लस ही होगे, लेकिन अगर तुम क्रेडिट से होकर आए हो तो फिर तुम्हें यहाँ पे क्रेडिट वाली फैमिली के वो डेबिट में आ रहे हो तो उस नेचर में फिर आगे तुम यहाँ माइनस होंगे। तो ये असल में फिक्स एसेट को कम करता है, माइनस हो रहा है, ठीक है, इनकी नेचर का नहीं है। इसीलिए बाज बैलेंस शीट के अंदर इसको बजाय यहाँ माइनस में लिखने के बाद लोग इसे क्या करते हैं, इस साइड पे, क्योंकि ये इक्वल है ना बीच में, ठीक है, बीच में इक्वल है, आप साइड चेंज करेंगे मैथमेटिक के अंदर, इक्वल के उस साइड जाएंगे तो साइन चेंज होगी। बाज लोग इसे यहाँ माइनस करने के बजाय उस तरफ प्लस में लिख लेते हैं, तो एसेट उनकी वैल्यू यहाँ पे फिर 48 ही रहती है और वहाँ उनकी वैल्यू उस साइड में बढ़ जाती है, ठीक है, तो वहाँ प्लस में लिख लेते हैं। रिपोर्टिंग का वो भी एक तरीका है, आप चाहे तो यूँ लिखें चाहे तो इसे, लेकिन हमारे पास यहाँ फिलहाल हमारे पास मैं रिकमेंड यही कर रहा हूँ कि हम इसे इसी तरह से लिखेंगे कोर्स की मुताबिक, ठीक है। अच्छा, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 48,000 आपके पास ये सारे, चूँकि ये डेबिट वाले थे ये क्रेडिट वाला आ गया, इसे हम नाम देते हैं, क्योंकि ये एसेट को कम कर रहा है, इसे हम नाम देते हैं कि ये हमारे पास कॉन्ट्रा एसिड है। कॉन्ट्रा एसिड, कॉन्ट्रा एसिड कौन सा एसिड है, जो एसिड को कम करता है, तो ये एसिड को कम कर रहा है, माइनस हो रहा है, तो इस वजह से ये फिक्स एसिड की वैल्यू को कम करता है, जिसे कॉन्ट्रा एसिड कहते हैं। अगर किसी ने पढ़ा हुआ हो पहले से तो उसके जहन में आ रहा हो तो अकाउंट रिसीवेबल यहाँ पे नाम लिखा जाता है, उसमें से भी एक चीज़ माइनस होती है, उसे कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल, माइनस करते हैं अलाउंस फॉर बैड डेट, जैसे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है ना, अलाउंस फॉर बैड डेट, तो इस तरह करंट एसिड है कि वाहिद है जिसमें से माइनस हो रही है अमाउंट, एक फिक्स एसिड जितने भी होते हैं उसमें से भी माइनस होती है अमाउंट, तो दोनों अकाउंट ऐसे हैं जो एसिड को कम करते हैं, इसके अलावा कोई यहाँ माइनस नहीं होती चीज़, तो ये दोनों माइनस वाले कहलाते हैं कॉन्ट्रा एसिड, एसिड को कम करने वाले, एक करंट एसिड को कम कर रहा है और एक फिक्स एसिड को कम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ तक करने के बाद मैं आता हूँ इनकम स्टेटमेंट की, इसमें माइनस की लॉजिक थोड़ी सी उसको मज़ीद बताने के लिए, देखिए लॉजिक में क्या है, क्यों माइनस कर रहे हैं और इसे क्यों नॉन कैश एक्सपेंसेस कहते हैं। देखिए हमारे पास इनकम स्टेटमेंट है आपके पास, ठीक है, आपने कमाया कितना पूरे साल में, मिसाल के तौर पे आपने कमाया 10 लाख रुपए, ये 10 लाख रुपए जो कमाया क्या अकेले कमाया है, किसी का साथ लिया, किसी से पैसे लिए, किसी की चीज़ें इस्तेमाल की, किसी की जगह इस्तेमाल की, इस 10 लाख में सबको देना पड़ेगा। कैसे दिया भाई, इस 10 लाख में सबसे पहले तो उसको पैसे दे दिए, उसका क्लेम में कौन मांगने आ गया, जिसने कहा था कि तुमने मुझसे उधार पे सामान ले ली के बेचा है, मुझे उससे सारे चीज़ पैसे दे दो, तो आपने इस 10 लाख में से मिसाल के तौर पे 6 लाख रुपए तो उसे दे दिए, तुमने कहा हाँ भाई मैंने 6 लाख रुपए का ये सामान तुमसे लिया था वो ले लो, मैंने उसे बेचा आगे 10 लाख का, वो 4 लाख हो गया, तुमने कह दिया मेरे हो गए, ये 4 लाख जो तुमने यहाँ रखे उसे ग्रोस प्रॉफिट कहते हैं, उसमें से उस 4 लाख में से इसे कहते हैं ग्रोस प्रॉफिट। इस 4 लाख में से अब कौन आ गया लाइन में खड़े होके, तो भाई ये आ गया एडमिन वाले और जनरल वाले और सेलिंग वाले, वो कहते हैं कि भाई लाओ हमें तो सैलरी दो, हमने तुम्हारा सारा दिन रात तुम्हारे लिए काम किया, या 9 to 5 हम तुम्हारे पास रोज़ाना आके बैठते थे, काम करते थे। ऑफिस वाले आ गए, सेल डिपार्टमेंट वाले आ गए, और उसके बाद एडमिन वाले, और उसके बाद आपके पास जनरल एक्सपेंसेस और लोग आ गए, ये सारे खाने जो आपने खाना पीना किया, जो आपके बिल गए यूटिलिटीज़ के, ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस, सारे लोग आ गए, आपने सबको देते रहे। क्यों? क्योंकि वो इस्तेमाल हुए लाजमी तौर पे, किसी ने अपनी सेहत इस्तेमाल की, वक्त इस्तेमाल किया, सलाहियतें इस्तेमाल की, चीज़ें इस्तेमाल की, आपने सबको दिया उसका बदला। तो जब सबको बदला दिया, सबका बदला किस में से जा रहा है? इसमें से इसे दिया, उसके बाद जो बच गया इन लोगों को दिया। तो इसी तरह जब सब लोग मांग रहे हैं, तो आप जो नहीं मांग रहा, ऐसी भी मशीनरी है जो बोल नहीं गई लेकिन उसको आपने पैसे दे रहे, तो आप क्या करते हैं कि जो मशीनरी है, जो आपके पास फिक्स एसेट है, वो बोलते तो नहीं है, उनकी ज़ुबान नहीं है, लेकिन वो इस्तेमाल हुए तो आप उसके लिए भी पैसा अलग करते हैं, जैसे सबको आपने दिया है जो जो इस्तेमाल हुए, तो आप मशीनरी वगैरह के लिए पैसे अलग करते हैं। जो इस्तेमाल हुई घिस गई वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कहलाता है, जितना उस साल आप पैसा निकालते हैं। अच्छा, ये पैसा सारा के सारा जितना भी, मिसाल के तौर पे इस 4 लाख में से इन लोगों को आपने कितना दिया,
1,50,000 रुपये आपने इन लोगों में बांट दिए। फिर 10,000 रुपये आपने डेप्रिसिएशन के लिए निकाला, ठीक है। फिर आपने इंटरेस्ट जिससे पैसा लिया हुआ था कर्जे पे, आपने 5,000 रुपये उसके लिए निकाले। आपने गवर्नमेंट को टैक्स की परसेंटेज लगाई, तो वो मिसाल के तौर पे आ रहे थे 10,000 रुपये, वो गवर्नमेंट को दिए। जो आपके पास पैसे बच गए वो सारे के सारे किसके होते हैं भाई? ऑनर्स के होते हैं, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि सारे पैसे देखो टैक्स जा रहा है गवर्नमेंट के पास, ठीक है। तुम्हारे पास से कैश गया, इसे कैश एक्सपेंस कहते हैं। इंटरेस्ट जा रहा है, कैश एक्सपेंस, कैश गया, इन सब में भी, इसमें भी, उसमें भी कैश गया। ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऐसा एक वाहिद एक्सपेंस है जिसमें नॉन कैश एक्सपेंस कहलाता है। इसमें पैसा तुम किसी के और के हाथ में नहीं दे रहे, इसमें पैसा तुम एक्सपेंस के नाम से कह रहे हो कि खर्च हुआ। क्यों कह रहे हो खर्च हुआ? ताकि बाद में ओनर अपनी जेब में ना डाले, इसे बिजनेस में रखने के लिए तुम कह रहे हो खर्च हो गया। फिर जब बैलेंस शीट बनती है तो बैलेंस शीट में ये आपके पास अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को पास दो यहाँ माइनस करते, और मैंने आपको बताया इक्वल की साइन उस तरफ ले जाओगे तो ये प्लस का हो जाएगा। बाद दो इसे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को यहाँ लिखते, तो आप लिखोगे भाई 18,000 रुपये पहले साल अलग किए, आपने उसे लिखा खर्च हो गए, लेकिन आपने क्या किया? खर्च नहीं हुए। वो आपके पास यहाँ जिस तरह यहाँ ऑनर इक्विटी का अकाउंट होता है, उसकी तरह यहाँ पे जैसे ऑनर इक्विटी में पैसे रखे हुए, अकाउंट पेबल में किसी को देने के लिए पैसे आपने कहा वो रखे हुए, तो इसी तरह ये भी आपके पास अलग से रखे हुए। फिर अगले साल हो जाता है तो फिर इसमें 10,000 यहाँ आ जाते हैं, और ये टोटल कितने हो जाते हैं? 28। अब 28 रखे हुए, तो ये आप सिर्फ पैसे जमा करते जा रहे हो अपने पास अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से। जैसे ही आपकी ये बाइक ख़राब होगी, फिक्स एसेट ख़राब होगा, आपके पास पैसा मौजूद होगा, निकाला, नई बाइक नई मशीनरी लेकर आए, बिजनेस रोका नहीं, और आपने डायरेक्टली जो है वो बिजनेस के अंदर वो पैसा दोबारा लगा दिए, ना किसी से मांगने पड़े, ना कर्जा लेना पड़ा, ठीक है। ये हमारे पास ओवरऑल लेक्चर का इस पार्ट था। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट में हम लेक्चर के अंदर हमारे पास स्टार्ट करेंगे कॉस्ट ऑफ मशीन के नाम से कि 48,000 रुपीज़ दिया गया तो ठीक है, नहीं दिया गया तो उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, एंट्रीज और टी अकाउंट कैसे करेंगे, इसे हम बाद में इसके नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।